लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे ये धरना और भी बड़ा होगा। हम सड़कें भी रोक सकते हैं। 2 महीने हो गए, किसी ने कोई भी यहाँ के नहीं पूछा कि क्या बात है जवानों के साथ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक भी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं बोलोगे और वहाँ वही लोग खड़े होते हैं जो सवाल नहीं करना चाहते। सवाल करना होगा, उनको पीछे ही पहले ही रोक दिया जाता है कि आप सवाल नहीं करोगे। बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ जो हैं आके धरना दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने बुजुर्ग लोग हैं जो चल भी नहीं सकते, जो पहले से ही डिसेबिलिटी हैं, वो भी आके यहाँ पेंशन के लिए धरना दे रहे हैं। तो पेंशन है, एमएसपी है, सर्विस डिसेबिलिटी पेंशन है, ओआरओपी की सेकंड की विसंगतियाँ हैं, ये सबको पता है। ये बहुत दिन हो गए, 20 फरवरी से ये लगातार धरना जारी है। सरकार को भी ये सब पता है, सारे मंत्री वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, हिंदुस्तान पूरा देख रहा है कि क्या दिक्कत है ओआरओपी के अंदर, क्या जवान अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं, सब ने सुन लिया है। लेकिन मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति क्यों पैदा होती है। सबसे पहले उस क्वेश्चन पर जाते हैं हम, क्यों आई ये नौबत कि यहाँ सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर तक आ रहे हैं, हम राजस्थान से चल के इस गर्मी के अंदर और यहाँ धरना दे रहे हैं, 20 फरवरी से लगातार चल रहे हैं और सरकार के कानों तक की जूं तक नहीं रेंग रही। क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं? सरकारें हमने नहीं बनाई, सरकार हमने बनाई, हमारी भलाई के लिए बनाई, तो क्या सरकार फिर वहाँ जाके नाड़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ क्यों ये ऐसा भेदभाव हो रहा है कि ऑफिसर्स को ज़्यादा दे रहे हैं, जवान को कम दे रहे हैं? ये इसलिए होता है कि हम लोग जो हैं सरकार को चुन के वहाँ तो भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आदमी काम करने वाले हैं वो सरकार के ही आदमी होते हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया आदमी वहाँ रहता है, वो जो सरकार कहेगी वही बात मानेगा। हम जो जवान हैं वो कहेंगे वो नहीं मानेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे साथ में ऐसा भेदभाव होता है तो हम इतना संघर्षरत नहीं हो सकते कि उन चीज़ों को वहाँ जाके बोल लें और वो हमारी जाते ही बात मान लें। लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे ये धरना और भी बड़ा होगा। हम सड़कें भी रोक सकते हैं, लेकिन अनुशासनशील हैं हम, सेना के जवान हैं, बेल्ट में रह के हमने बंधन में रह के नौकरी करी है, तो हम ये चाहते हैं कि किसी सिविलियन को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई दुख ना हो, किसी के कोई परेशानी ना हो। नहीं तो पीछे सबने देखा होगा, किसान आंदोलन में भी लोगों ने रोड जाम कर रखी थी, उनकी मजबूरी थी, सरकार ने उनकी बातें भी नहीं मानी। ज्ञापन हमने भी हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी के नाम से, रक्षा मंत्री जी के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से भी दे दिया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? वो ज्ञापन है वो एक रद्दी कागज बन के और कचरे में चला जाता है, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है लोग कि क्या है क्या नहीं है। अब सब मीडिया देख रहे हैं, सब सोशल मीडिया में है, फ़ोन पे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है। क्यों? कि वो सोच रहे हैं कि कितने एक आदमी आ रहे हैं, कितना एक इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे एक आदमी भी बोला है तो वो तो इसका मतलब तो ये है ना कि कोई दिक्कत तो है वहाँ। घर में अगर 5 आदमी होते हैं और एक आदमी ऑब्जेक्शन करता है घर में कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो घर का मुखिया होता है वो उसकी बात को समर्थन करता है, उसकी बात को सुनता है, उसके बाद में उसका सुझाव देता है कि बेटा आपके ऐसा नहीं हो सकता या आपके लिए ऐसे करेंगे, यह बात बिल्कुल सही है, तो उसका सुझाव वो दूसरे दिन ही दे देता है। लेकिन सरकारें यहाँ 2-2 महीने हो गए, किसी ने कोई भी यहाँ के नहीं पूछा कि क्या बात है जवानों के साथ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजनीतिक के लोग हैं वो वहाँ पंजाब में जाते हैं, कभी राजस्थान में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी हो दिवाली के दिन जवानों के साथ में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उनको पहले ही समझा दिया जाता है कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप एक भी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं बोलोगे और वहाँ वही लोग खड़े होते हैं जो सवाल नहीं करना चाहते। सवाल करना होगा, उनको पीछे ही पहले ही रोक दिया जाता है कि आप सवाल नहीं करोगे। सेना में हर आदमी सवाल नहीं कर सकता, जिसको दुख हुआ है, जो समझता है वही सवाल करता है। आज जो पढ़ी लिखी जनता है, मेरे दोस्त ने बोला कि अंग्रेजों के रूल चल रहे हैं। अंग्रेजों के रूल किसके ऊपर थे? यहाँ वो तानाशाही करने के लिए आए थे हमारे ऊपर, वो यहाँ गुलामी हम उनकी कर रहे थे। तो गुलाम लोगों को किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, उनको क्या क्या यातनाएं दी जा सकती हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम लिया जा सकता है, वो चीज़ें उनको मनवाने के लिए उन्होंने ये नियम बनाए थे। तो अभी क्या ज़रूरत है? अभी तो हमारे देश के जवान हैं, हमने उन लोगों को चुन के वहाँ पर भेजा है, तो क्यों नहीं हमारी बात सुनते? और अभी सॉफ्टली सब जवान हैं वो पढ़े लिखे हैं। पहले तो राइफल के धागा बांध के और अपनी राइफल पहचानी जाती थी, आज यहाँ सब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, टैंक वगैरह सब कुछ, राइफल ऑटोमेटिक वगैरह जितनी भी है सारी की सारी जवान चला सकता है, इंग्लिश में भी बोल सकता है, पढ़ सकता है, सारी चीज़ें पढ़ रहा है। तो फिर अंग्रेजों के रूल की कहाँ आवश्यकता है? सॉफ्टली वो अगर कोई चीज़ को समझाना चाहें तो वो भी समझ जाता है।
तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप ये जो धरना चल रहा है, जवान यहाँ 20 फरवरी से लगातार धरने पर हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ज़्यादा ये करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि ये जवान क्यों कर रहे हैं। सरकार को सब पता है, मीडिया में भी चल रहा है, फिर भी जवानों के लिए यहाँ सरकार एक भी आदमी वहाँ का उनका डेलीगेशन कहीं उनको बुलाया नहीं जा रहा है, कहीं उनसे बातें नहीं की जा रही हैं। बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ जो हैं आके धरना दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने बुजुर्ग लोग हैं जो चल भी नहीं सकते, जो पहले से ही डिसेबिलिटी हैं, वो भी आके यहाँ पेंशन के लिए धरना दे रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस जन्म में तो कभी भी आपको कोई माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर कोई आदमी यहाँ 6-6, 10-10 गोलियां खाकर और इस सेना के अंदर और यहाँ जंतर मंत्र पर धरना देने के लिए आ गया, तो मैं तो कहता हूँ वो प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं, राष्ट्रपति बनने लायक है ही नहीं, रक्षा मंत्री बनने लायक है ही नहीं। सीधा सवाल मेरा ये नहीं है कि आप में क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जवान क्यों तंग हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर आप कहीं किसी ने कुछ नहीं सोचा। दूसरी बात, हमारी जो विडोज हैं उनके बारे में बोल रहे हैं लोग कि पेंशन है उसके बारे में क्यों उनको कम मिल रही है, उनको ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। विधवा जो पेंशन देनी है तो वो तो सभी को बराबर दी जा सकती है। एक उसके लिए भी वो 35 रुपये में साबुन आ रही है, तो ऑफिसर्स वाइफ की है उसको भी 35 रुपये में ही साबुन आ रही है, तो फिर उनको तो 2.5 लाख रुपए मिल रही है और इधर उनको 9,000 में वो काम चलाना चाह रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं। सारी विसंगतियाँ मेरे दोस्तों ने बता भी दी हैं और सबको पता भी है, लेकिन इनका मेन कारण क्या है, क्यों नहीं लोग सुन रहे, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। ये हमारी जो अग्निवीर है, अग्निपथ है, इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेना में क्यों लाया गया है। जब ये बात शुरू होती है किसान आंदोलन से, किसान आंदोलन यहाँ आंदोलन कर रहे थे तो पीछे से सवाल कर रहे थे लोग कि इनकी खेती कौन कर रहा है वहाँ पर, ये कैसे काम चला रहे हैं वहाँ पर, ये सारे किसान तो यहाँ बैठे हैं। तो सबको पता था कि ये जवान है, वो आर्मी में भर्ती हो रखे हैं, कोई पुलिस में भर्ती हो रखा है, कोई कर्मचारी है वहाँ पर, तो उनकी जो पेंशन है, उनकी जो वाइफ्स हैं वो वहाँ घर पर रह रही हैं और वो पैसे से काम चला रही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले CDS रावत साहब को और भी जो उनके अधिकारी थे उनसे मिलके उन्होंने ये प्लान बनाया कि सबसे पहले इनकी कमर कैसे तोड़ी जा सकती है, कि इनका पैसा आना बंद किया जाए और ये जो यहाँ पर बैठे हैं ये अपने आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे और भविष्य में ऐसा कदम ये नहीं उठाएं। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बेटे हैं, उनको 4-4 साल के तक की ये मजदूरी एक तरह की और उनसे करवा रहे हैं। ना ही भविष्य में उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलनी है, ना ही उनको कोई पेंशन मिलनी है, ना ही उनको कोई CSD कैंटीन की फैसिलिटी है। आरक्षण के मामले में उन्होंने 10% अभी CISF वगैरह CRPF में दिया है, तो क्या होगा 10% से, क्यों नहीं फिर उन्हीं को पूरों को ही ले लो। CISF CRPF के अंदर आप लोगों को भर्ती करने के बाद में वहाँ उनसे ट्रेनिंग करवाते हो, कितना खर्चा होता है गवर्नमेंट का। एक जवान यहाँ 4 साल की ट्रेनिंग करके चला गया, सब उसको मालूम है, सारे वो हथियार हैं, वो ऑटोमेटिक वगैरह सब चला सकता है, तो फिर उनमें से आप 10% उनको आरक्षण दे रहे हो। इसका मतलब 100 में से 10 भर्ती होंगे, 99 गाँव में घूमेंगे। वो कहाँ जाएंगे, उनका बचपन खराब हो गया। 12 साल 12वीं पास करने के बाद वो 18 साल का जवान भर्ती होता है, उस टाइम उसका एक दिशा होती है कि मेरे जीवन को मेरे को कहाँ ले जाना है, और उसी टाइम वो भर्ती हो जाता है। 4 साल बाद उसको वापस आके पूछोगे, वो सारी एजुकेशन भूल जाएगा, समाज भी छोड़ चुका होगा। तो यहाँ आने के बाद में वो उग्रवादी बनेगा, उसके अलावा और उसके पास काम नहीं है। चोरी करेगा, वो डकैती करेगा, पिस्टल लाइसेंस वहाँ से लेके आ जाएगा, यहाँ लोगों को मारेगा और जेल में चला जाएगा। और सरकारें यही चाहती हैं कि ये जनता ऐसे ही घूमती रहे, ऐसे ही मरती रहे और हम इनको ऊपर बैठ के देखते रहे, हमारा शासन ऐसे ही चलता रहे। और हम ये करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसके लिए हमें ठोस आवाज उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ये 20 फरवरी से लोग आ रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, ये बहुत सीमित है और अभी ये थोड़े टाइम के लिए है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें भी रोड जाम करना आता है, किसानों की तरह हम भी चारों तरफ से दिल्ली को जाम करके बैठेंगे और ये सरकार से हमें मांगे मनवानी है और मानना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि समय रहते हुए जाग जाए और ये हमारी जो जंतर मंतर की धरने की बातें हैं, सारी विसंगति हैं, इनको दूर करके जल्द से जल्द किसानों के पक्ष में फैसला दिया जाए, जवानों के पक्ष में फैसला दिया जाए। जय हिंद।